हेलो 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 हेलो। सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। जल्दी से जुड़ जाइए और फिर शुरू करते हैं हम लोग आज की शानदार कक्षा को। अगर सही से आवाज जा रही है आप तक तो कृपया एक टाइप करें, और अगर आवाज नहीं जा रही है तो कृपया दो टाइप करें। अगर आप तक सही से आवाज जा रही है तो कृपया एक टाइप करें, और अगर आवाज नहीं जा रही है तो कृपया दो टाइप करें जल्दी से। अगर आप तक सही से आवाज पहुंच रही है मेरे दोस्त तो जल्दी से एक टाइप कीजिए, और अगर नहीं पहुंच पा रही है तो दो टाइप कीजिए जल्दी से। हेलो 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 हेलो। चलिए शुरू करते हैं हम आज की कक्षा को। हिमीकरण। तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, क्यों? जब ये हिमीकरण होगा, हिमीकरण का मतलब होता है मेरी जान जमना। हिमीकरण का मतलब होता है जमना, और जमता है 0 डिग्री सी से कम ताप पर। 0 डिग्री सी से कम ताप पर हिमीकरण तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा कहते हैं हिमीकरण। हिमीकरण का मतलब हो गया जमना। ये जमता कब है? 0 डिग्री सी से कम पर। 0 डिग्री सी से कम पर जब जमेगा तो जमने के बाद फैलाव होता है। फैलाव होता है, और फैलाव को इंग्लिश में एक्सपेंशन कहते हैं। एक्सपेंशन कहते हैं। इसीलिए जब फैलाव होता है और किसी भी नल में पानी में भरा हुआ है और ये जब बर्फ बनता है तो बर्फ बनकर फैलता है, और फैलने के कारण पाइप जो है वो फट जाता है। पाइप जो है वो फट जाता है। फैलने के कारण पाइप क्या हो जाता है? फट जाता है। अब देखो, हिमीकरण का मतलब होता है जमना। जमेगा 0 डिग्री सी से कम पर, और जब जमेगा तो फैलेगा। अब फैलेगा मेरे दोस्त तो पानी का पाइप क्या हो जाएगा? फट जाएगा। अब जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा। इसी सिद्धांत पर, ये एक्सपेंशन के सिद्धांत पर ही आपका एसी और रेफ्रिजरेटर काम करता है। एसी और रेफ्रिजरेटर आपका काम करता है। ह्यूमिडिफिकेशन नहीं होगा। प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है अवक्षेप। प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है अवक्षेप। अब जल्दी से बता दो व्हाट इज द आंसर, क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी से बता दो सर। वीरभूमि झांसी की धरती से प्रणाम। जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा। एसी और रेफ्रिजरेटर की अगर हम बात करें तो एसी और रेफ्रिजरेटर एक्सपेंशन पर काम करता है। हिमीकरण का मतलब जमना। जमता कब है? 0 से कम पर। आइए, जब जमता है तो फैलता है, और फैलता है तो पाइप क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं। अब जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा। हिमीकरण तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं। ऐसा डैश के कारण होता है, ऐसा एक्सपेंशन के कारण होता है। किसके कारण होता है मेरी जान? एक्सपेंशन। आप कहेगा एसी और रेफ्रिजरेटर किसके सिद्धांत पर काम करता है? एक्सपेंशन के सिद्धांत पर काम करता है। छत्तीसगढ़ की धरती से चरण स्पर्श। ऐसे तो हम बिहार के जहानाबाद से हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लगता है कि बड़ा कमेंट्स कुछ कर रहे हैं, कुछ जबरन बात होगी। लेकिन मेरे दोस्त, प्रणाम पाती बाद में होगा, पहले पढ़ाई कर लें तो ज्यादा बेहतर है। और अगर कितने लोगों ने साइंस नॉलेज सीरीज जो हम आज डाले हैं पार्ट 2, कितने लोगों ने देख लिया है? कृपया एक टाइप करें। जो लोग नहीं देख पाए किसी कारणवश कृपया दो टाइप करें, क्योंकि हम अगला वीडियो जो लेकर आ रहे हैं उसमें साइन कन्वेंशन लेकर आ रहे हैं। यही लेंस और दर्पण का साइन कन्वेंशन लेकर आ रहे हैं अगले वीडियो में। आज तबीयत थोड़ी सी नासाज है, मौसम चेंज होने के कारण थोड़ा सा सर्दी वर्दी हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, चला फिर भी पढ़ाएंगे आपको। बताइए आंसर क्या होगा। कितने लोगों ने नॉलेज सीरीज का आज पार्ट 2 देखा है? किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, ये रहा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है, ये जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी है, ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर। कौन सेंटीमीटर चला? 15 सेंटीमीटर दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा गया, और उसका प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बना। तो वस्तु की ओर मतलब इधरे बनेगा, इधर वस्तु रहता है, तो प्रतिबिंब दूरी भी हो जाएगा -45। कहता है किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर की फोकस है। अच्छा, ये हो जाएगा आपका, चला फोकस तो इसका इधर होता है, इधर होता है तो -15 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका फोकस। देखो, ये चिन्ह परिपाटी का भी हम वीडियो लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द। आप भी का मान जो होता है, कहता है फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखो, उसका प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो ये हो जाएगा -45 सेंटीमीटर। और कहता है तो दर्पण से वस्तु की दूरी u बराबर वाट। कह रहा है मेरी जान u बराबर जो है, u बराबर जो है वो वाट। अब जल्दी से बना दीजिए, आंसर बता दीजिए जल्दी से हमको क्या हो जाएगा।
एक बार पानी क्या हुआ, अब देखो एक बार हम फिर से बताते हैं। कहता है किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा गया, ये अवतल दर्पण है, इसके सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, बहुत बढ़िया बात। और उसका प्रतिबिंब वस्तु की ही और 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है, प्रतिबिंब इधर ही बना है, कितना सेंटीमीटर की दूरी पर, 45 सेंटीमीटर। अब कह रहा है तो दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगी, दर्पण से वस्तु की दूरी यानी यू का मान मांग रहा है, बताइए आंसर क्या होगा सर। जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा, खट से लगा देंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यहां से लगा देंगे तो 1/v दिया हुआ है हमको, हमको निकालना है u, तो ये रख देंगे खट से 1/u बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/v 1/f, f का मान कितना है चला -15, माइनस ऑफ 1/v, v का मान कितना है -45, इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर कितना आ रहा है, यहां से आंसर निकाल लीजिए, यू का मान देखिए कितना आता है, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, पलटी खाली मार दीजिएगा। पीडीएफ का लिंक चला हम ऊपर में लगवा देते हैं, थोड़ा सा प्रिंस को बुलाओ तो फोन करके। देख लो कहता है किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा गया, बहुत बढ़िया बात है। अवतल दर्पण इधर फोकस दूरी होता है तो ये माइनस हो गया। कह रहा है कि उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो इधर ही बन रहा है 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगी, दर्पण से वस्तु की दूरी यानी यू का मान कह रहा है निकालने, तो खट से पुट करेंगे हम लोग 1/v प्लस 1/u की, चूंकि दर्पण है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, लेंस रहता तो यहाँ माइनस हो जाता। आंसर बता दो, कितना बड़ा बड़ा कमेंट्स कर रहा है, बाइलिंगुअल कर दीजिए सेशन को एकदम ध्यान, हम कर पाएंगे तो जरूर कर देते, चला अभी तक स्पेशल के लिए बैच आज लिया हूं सर, एएलपी के लिए सिलेबस पूरा हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। बुक ऑर्डर कर दिया, बुक ऑर्डर करके सूझ जाना है, चला अपने पहुंच जाएगा, बुक ऑर्डर करके हड़बड़ाओगे बुक जाने में समय लगता है, इसलिए बुक ऑर्डर करके एकदम ने हड़बड़ाना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, आधुनिक आवर्त सारणी कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस को डैश में रखा गया है, बताओ कई में रखा गया है, नाइट्रोजन फास्फोरस, फिफ्थ ए में जो है, फिफ्थ ए में न रखा गया है रे, फिफ्थ ए में रखा गया है नाइट्रोजन को, फास्फोरस को, आर्सेनिक को, एंटीमनी को, बिस्मथ को, इसी को रखा गया है। अब फिफ्थ ए को हम लोग 15वां वर्ग कहते हैं, सिक्स ए को 16वां। टेलीग्राम का लिंक लगा दो तब ना बच्चा वहां पहुंच पाएगा, जो टेलीग्राम का लिंक अभी लग रहा है चला वहीं पर पीडीएफ ऑलरेडी डाल दिया गया है साइंस स्पेशल। देख लो आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस, फास्फोरस को रखा गया है कहां पर, फिफ्थ ए में, फिफ्थ ए बोले तो 15वां वर्ग में, और यही अगर आप चलोगे थर्ड ए में, यही अगर चलोगे आप थर्ड ए में, थर्ड ए में, तो थर्ड ए में आता है बाल गंगा इंडियन तिलक, बाल गंगा इंडियन तिलक, इसमें बोरोन है, अल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, ये हो जाएगा थर्ड ए, ये थर्ड ए हो जाएगा 13वां वर्ग। सेवेंथ ए हो जाएगा हेलोजन, सेवेंथ ए की अगर बात करोगे चला, सेवेंथ ए हो जाता है 17वां वर्ग, इसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटीन। आएगो आता है एट्थ ए, एट्थ ए हो गया 18वां, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। देख लो चला लगा दिया गया है। सर बिग बूस्टर पे लाइव क्विज का ऑप्शन, लाइव क्विज का ऑप्शन अभी नहीं आ पाएगा, चला आ गया है, लाइव क्विज का ऑप्शन शायद आ गया है, देख लो बिग बूस्टर पर लाइव क्विज का ऑप्शन आ गया है। बताओ आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस को कहां रखा गया है, फास्फोरस को चला फिफ्थ ए में रखा गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, और थर्ड ए में रखा गया बोरोन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, यही तीन गो वर्ग जो है पूछेगा। फर्स्ट ए सेकंड ए तो तुमको याद होगा, हेलीना करो रब से फरियाद, आप बेटा मैंगो का शरबत राम को दो, फर्स्ट ए और सेकंड ए। गुरु जी टेस्ट में कब नंबर आ रहा है, चला उसके लिए भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि आप नंबर कैसे बढ़ा सकते हैं, ये तो एकदम सिंपल है, आप लोग बना दीजिएगा, लेकिन इसका हम एक सवाल आपको देते हैं जहां से आप संभल जाइए, वहां गड़बड़ी नहीं कीजिएगा। बताइएगा समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यहाँ से बच्चा ऑप्शन मारेगा समतुल्य प्रतिरोध, एकदम इजी क्वेश्चन है, इसमें गड़बड़ा जाता है। ए और बी के बीच का समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ऑप्शन में देगा तुमको R1 R2 बटा R1 प्लस R2, दूसरा ऑप्शन देगा R1 प्लस R2, दूसरा ऑप्शन देगा आपको
दूसरा ऑप्शन देगा R1 प्लस R2 बट R1 R2 तीसरा ऑप्शन इसी टाइप से देगा। बताओ इन दोनों में क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एकदम सिंपल चला, यहां एकदम रुक के मारना न तो गड़बड़ा जाओगे। सर बैच के साथ आपका बुक भी लेना पड़ेगा, पैसा नहीं है। चला बुक बताओ, 700 पन्ना का बुक है, वो हम कहाँ से छाप के तुरंत देंगे। अच्छा, किसी भी स्कूल में आप एडमिशन लेते हैं तो बिना किताब का कैसे पढ़िएगा? बिना किताब के माई के लाल तोरा पढ़ा देगा, ये बताओ। बताओ आंसर क्या होगा, ए की बी की सी की डी। देखो चला, यहां से अगर निकालोगे तो 1/r टोटल बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2, यही ना होता है। इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा R1 R2, ये हो जाएगा R1 प्लस R2। यहाँ से लेकिन ये 1/r टोटल का वैल्यू है, आर टोटल का जब वैल्यू आप निकालोगे तो ये आ जाएगा R1 R2 अब बटा R1 प्लस R2। देख लो यह हो जाएगा। हो जाएगा, देख लो चला धाई से। अगला अगला अगला, इसका आंसर तो जल्दी से बता दो। अगर कह रहा है कि समानांतर क्रम संयोजन में संयोजित प्रतिरोधों के परिणामी प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा, तो यहाँ ये हो जाएगा ए की बी की सी की डी। बताओ आंसर क्या हो जाएगा। हमको लगता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1। ये चला जे आराम से नहीं मारा होगा और गलती हो गया होगा। एकदम आराम से मारने का चीज है, या नहीं मारोगे तो गलती हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में पौधों का श्वसन का अंतिम उत्पाद बताओ क्या है। पौधों के श्वसन का अंतिम उत्पाद, श्वसन भी दो प्रकार का होता है, एक एरोबिक दूसरा अनएरोबिक। अब बताओ ये पौधों के श्वसन का अंतिम उत्पाद कौन है। आंसर बताओ, ये एरोबिक है कि अनएरोबिक है। हाँ, ये वायु की उपस्थिति में है, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। ये को चला ध्यान रखना, अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो कौन सा अम्ल जमा होता है। ऑक्सीजन की कमी होने पर कौन सा अम्ल जमा होता है, जल्दी से बता दो। ऑक्सीजन की कमी होगी तो कौन सा अम्ल जमा होगा। एक अम्ल देगा लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, और दूसरा अम्ल जो हो जाएगा चला, दूसरा एसिटिक अम्ल हो जाएगा। बता आंसर क्या होगा। लैक्टिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, व्हाट इज द आंसर। लैक्टिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, व्हाट इज द आंसर। कहता है ऑक्सीजन की कमी से क्या होगा, लैक्टिक अम्ल होगा और एसिटिक अम्ल होगा। तो ऑक्सीजन की कमी से चला थकान होता है, और थकान होगा तो क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल इज द राइट आंसर। लैक्टिक अम्ल इज द राइट आंसर। लैक्टिक अम्ल इज द राइट आंसर। ऑक्सीजन की कमी से चला थकान होता है, और थकान होगा तो लैक्टिक अम्ल इज द राइट आंसर। बोरीसिलिकेट, ये चला क्वेश्चन पूछता है, माइक्रोवेव ओवन अगर आप देखे होंगे जकरा में खाना रख के हम लोग गर्म करते हैं, वो बोरीसिलिकेट का बर्तन होता है। तो बोरीसिलिकेट का जो बर्तन होता है वो ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। तो अगर ये माइक्रोवेव ओवन की बात करें, हम माइक्रोवेव ओवन की अगर हम बात करें, माइक्रोवेव ओवन की अगर हम बात करें, माइक्रोवेव ओवन की, तो इसमें जो बर्तन होता है वो बर्तन जो है ये बोरीसिलिकेट का होता है, बोरीसिलिकेट का होता है। और ये जो बोरीसिलिकेट है ये ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। ऊष्मा एंड विद्युत दोनों का कुचालक है, ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। और माइक्रोवेव ओवन की अगर हम बात करें तो इसमें सूक्ष्म तरंग का उपयोग करते हैं, सूक्ष्म तरंग का उपयोग करते हैं। और ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम नहीं करता है, ऊष्मीय प्रभाव पर काम नहीं करता है, ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य नहीं करता है। ये जो कहिएगा कि विद्युत धारा देते हैं, ऊष्मा जनरेट होता है इसलिए ये गर्म होता नहीं, ये चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग के द्वारा गर्म होता है, और उस तरंग का नाम है सूक्ष्म तरंग। कहेगा आपको माइक्रोवेव ओवन में जो बर्तन यूज किया जाता है किसका, बोरीसिलिकेट का, और ये ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है, और इसमें सूक्ष्म तरंगों के द्वारा वस्तुओं को गर्म किया जाता है। और ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य नहीं करता है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग दैट इज सूक्ष्म तरंग उसके द्वारा वस्तुओं को गर्म करता है। इज द राइट आंसर।
ऑल सब्जेक्ट सर बुक का कुछ क्या कमेंट्स कर रहा है। चलो पढ़ाई पे ध्यान दो ना तो गड़बड़ा जाएगा। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन में माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि यह भंगुर नहीं है, यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है, या किसी भी अन्य बर्तन में अधिक तेजी से खाना बनता है, या ऊर्जा कुशल होता है। हमको लगता है बी नंबर हो जाएगा आंसर, यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है, इज द राइट आंसर। जल्दी बताओ, यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। अगला अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर फरमाइएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी करता है। एक धावक ऐसे ऐसे भाग रहा है, अब फाइनल रेखा के बाद भी वो भाग रहा है। तो चला देख लो, जड़त्व दो प्रकार के होते हैं। जड़त्व दो प्रकार का होता है, एक होता है विराम का जड़त्व और एक होता है मेरी जान गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व और एक गति का जड़त्व। अगर कोई पिंड विराम से गति में चला गया तो विराम का जड़त्व, और अगर कोई पिंड गति से विराम में चला गया तो इसको हम लोग कहते हैं गति का जड़त्व। अभी हमेशा ध्यान रखिएगा, जड़त्व जो होता है वो गति का ज्यादा होता है, जड़त्व जो है वो गति का ज्यादा होता है और विराम का कम होता है, विराम का कम होता है। तो मेरे दोस्त क्वेश्चन कह रहा है कि समापन रेखा मतलब एंड लाइन पे ये धावक दौड़ रहा है, इसको दौड़ते दौड़ते इधर तक दौड़ते रह गया, भागना जारी क्यों रखता है? उसके जूते और जमीन के मध्य घर्षण के कारण गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। अस्थिरता की जड़ता, चला वो गति में है तो गति का जड़त्व तो होगा। तो बताइए, वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसने रेखा को पार कर लिया है, क्या होगा आंसर? व्हाट इज आंसर? आंसर होगा गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। हम बोले जड़त्व तो दो प्रकार का, एक विराम का जड़त्व, एक गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व हो जाएगा विराम से गति में आएगा तो विराम का जड़त्व, और गति का जड़त्व हो जाएगा जब गति से विराम में आएगा, और गति का जड़त्व ज्यादा होता है, विराम का जड़त्व कम होता है। इस पर अगर आपको क्वेश्चन करना है तो आपको क्वेश्चन कैसा मिलेगा, गौर फरमाइएगा। आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो कुछ इस कदर मिलेगा कि किसका जड़त्व अधिक है, किसका जड़त्व अधिक है, किसका जड़त्व अधिक है। पहला दे देगा पहला दे देगा दौड़ते मनुष्य का, दौड़ता मनुष्य, दौड़ता मनुष्य। दूसरा दे देगा दौड़ता मनुष्य, और दूसरा दे देगा आपको चलता ट्रक, चलता ट्रक। और तीसरा दे देगा आपको गोली, गोली जो है ये तीसरा दे देगा। बताओ किसका जड़त्व है? चलती गोली, गोली नहीं कहें इसको, हम लोग कह देते हैं चलती गोली, चलती गोली। बताओ किसका जड़त्व ज्यादा है, व्हाट इज द आंसर? सर बिग बूस्टर पर एएलपी के सेट के लिए, अच्छा सेट नहीं खुला, सेट नहीं खुला है, चला आप कस्टमर केयर पे फोन कीजिए, खुल जाएगा। ऑफिस में तो इतना चला कॉल आ रहा है, कैसे रिसीव होगा? बताइए आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? किसका जड़त्व अधिक होगा? चलती गोली का जड़त्व अधिक होगा, क्योंकि गति का जड़त्व ज्यादा होता है और विराम का जड़त्व क्या होता है, कम होता है। इज द राइट आंसर, 3 इज द राइट आंसर। अगला बताइए, व्हाट इज द रिएक्शन? ई रिएक्शन चला पूछता है, इसलिए उसको बढ़िया से देख लो। दो तीन गो रिएक्शन है जो पूछता है आपका, दो तीन गो रिएक्शन है जो पूछता है। एक तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये जब गर्म होगा तो ये बना देगा CaO प्लस CO2 में। दूसरा लेड नाइट्रेट PbNO3, दो तीन गो रिएक्शन है चला जो फिक्स है। ऑल2 ये बना देगा PbO प्लस NO2 प्लस O2। उसके बाद अगर आप कहिएगा तापीय अपघटन किसका है? अमोनियम नाइट्रेट। फॉर्मूला क्या होता है? NH4NO3, यही होता है। ये टूटेगा तो किसमें टूटेगा? किसमें टूटेगा रे? N2O और जल में। ये ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं हैं जो ऊष्मा की उपस्थिति में टूटता है। ये तीन रिएक्शन तुम याद रखना, रेलवे का सबसे फेवरेट रिएक्शन में से एक है। सर क्वेश्चन थोड़ा नीचे कर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन थोड़ा नीचे करते, काहे कैमरा एडजस्ट नहीं है क्या? ये लो नीचे कर दिए। बोलो उसको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा कैमरा ठीक करेगा।
उससे नहीं होगा, छोड़ दो ना, उसको बुलाओ ना, एकदम नीचे कर देंगे। चला, ये तीनों रिएक्शन आप एकदम याद कर लिए। कैल्शियम कार्बोनेट ये टूटता है CaO प्लस CO2 में, लेड नाइट्रेट PbO प्लस NO2 प्लस O2 में, अमोनियम नाइट्रेट N2O प्लस H2O में टूटेगा। तो आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? N2O प्लस H2O। ये वो जो क्वेश्चन पूछा है, अब बाकी दो को जो पूछ सकता है, दोनों आपके बोर्ड पर है, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए आंसर। अगला प्रश्न, कोई बात नहीं, क्वेश्चन थोड़ा नीचे कर देंगे, ये लीजिए पूरा नीचे कर दिए। कहते हैं जिंक जो है, निम्न से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? ये चला, याद रखना होगा, तरबूज। तरबूज जिंक का जो है ये उच्चतम स्रोत है। बैगन वगैरह नहीं होगा, बैगन, मूली, दूध, इसमें दूध में सब कुछ होता है, खाली विटामिन C नहीं होता है। सब कुछ होता, विटामिन C नहीं होता। सब कुछ नहीं होता, विटामिन, सब कुछ होता, विटामिन C नहीं होता। दूध की अगर हम बात करें तो इसमें सब कुछ होता, खाली विटामिन C नहीं होता। दूध की अगर हम बात करें, सब कुछ होता, विटामिन C नहीं होता। खाली दूध रोटी दूध रोटी दूध रोटी खाओगे ना, तो विटामिन C की कमी से स्कर्वी हो जाएगा। खाली दूध रोटी दूध रोटी दूध रोटी खाओ डेली, विटामिन C की कमी हो जाएगी और स्कर्वी हो जाएगा, क्योंकि दूध में सब कुछ होता है, क्या नहीं होता है? विटामिन C नहीं होता। विटामिन C नहीं होता तो स्कर्वी होने के चांसेस हैं। हाँ, ये क्वेश्चन चला बड़ा बढ़िया है। यदि कोई लड़का 4 मिनट, ओहो, टाइम का मान है 4 मिनट, क्वेश्चन बहुत ही बेहतर है, वो अलग बात है कि आप बना दीजिएगा। 600 न्यूटन का बल है, एफ का मान दे दिया है कितना? 600 न्यूटन। हम डेली आते हैं, चला 9:20 में। अब कभी तबीयत आज ठीक नहीं है, कल आएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे हम आने का। नहीं भी अगर एक आध दिन आ जाए, 3 महीना के अबे नहीं करेंगे। अगर एक दिन नहीं आते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि कभी नहीं आएंगे। 1 मिनट कमेंट्स, हाँ ठीक है। अगर एक दिन नहीं आएंगे, हो सकता है कभी तबीयत खराब हो या कोई काम पड़ जाएगा, चला, तो फिर दूसरे दिन आएंगे, इसलिए एकदम टेंशन नहीं लो। बताओ आंसर क्या हो जाएगा? एफ का मान इतना है, कह रहा है इतना मीटर दूरी तय करता है, तो एस का मान है 20 मीटर। अब कह रहा है कि बताओ शक्ति, शक्ति बराबर होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। कार्य बटे क्या? समय। कार्य का मान क्या है? बताओ जल्दी से, कार्य का मान क्या होता है? कार्य बोले तो Fs, अब बटा समय बोले तो T। एफ का मान कितना है? जल्दी बता। एफ का मान है 600, इंटू एस का मान है 20, अब बटा समय है 4 मिनट, तो 4 × 24, 240। ये 1 0 गया, कितना आ जाएगा? देखो कितना आता है, 50 वाट इज द राइट आंसर। देखो तो आ रहा है क्या? जल्दी बताओ। चला, ALP का ऑफलाइन बैच चला, मंडे से स्टार्ट हो रहा है। ALP का ऑफलाइन बैच मंडे से स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन भी मंडे से आपको बैच मिलेगा ALP का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। अभी प्रश्न चला, इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि एक तो टाइम को मिनट में दे दिया था, और दूसरा शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता, तो FF थीटा कॉस थीटा नहीं दिया हुआ है, तो कॉस थीटा नहीं दिया हुआ, तो हम बोले थे अगर कार्य बराबर FF कॉस थीटा होता है, थीटा नहीं दिया हुआ है, तो सिर्फ FS लगाना है, और टाइम को मिनट में बदल देना है, नहीं बदलोगे तब भी फंस जाओगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है? डोबेरिनर का ट्राइड 3 तत्वों के समुच्चय में डोबेरिनर का त्रिक बनाता नहीं है। देख लो चला, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, भी बनाता है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एकदम तीनों को याद रखो, ये नहीं बनाता है। चला डोबेरिनर का ट्राइड क्या था? डोबेरिनर ने त्रियक नियम दिया था कि दूसरे तत्व का जो द्रव्यमान होगा वो पहला प्लस तीसरा का औसत होगा। दूसरे तत्व का जो द्रव्यमान होगा वो पहले और तीसरे का क्या होगा? औसत होगा। दूसरे तत्व का जो द्रव्यमान होगा वो पहले और तीसरे का क्या होगा? औसत होगा। दूसरे तत्व का जो द्रव्यमान होगा वो पहले और तीसरे का क्या होगा मेरी जान? औसत होगा। 3 तत्वों में कौन सा समुच्चय डोबेरिनर का त्रिक नहीं बनाता है? बनाता नहीं है, तो कहते हैं डोबेरिनर का त्रिक है ये है, ये पहला और तीसरा का औसत निकालोगे इसके बराबर आ जाएगा, इसका औसत द्रव्यमान निकालोगे इसके बराबर, इसका औसत निकालोगे इसके बराबर। इतना निकालना नहीं, डायरेक्ट याद रखना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 3 गो डोबेरिनर का ट्राइड था। डोबेरिनर का 3 गो ट्राइडे था जिस पर यह रूल वैलिड होता था। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? 38 का आंसर हो जाएगा D for डॉग।
एक सामान्य ट्रांसफार्मर डैश पर काम करता है। तो चला एकदम समझो कि ट्रांसफार्मर का कुछ क्वेश्चन ऐसा है चला जो एकदम पूछबे करेगा। पहला तो ये एकदम एसी पर काम करता है, दूसरा ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है, और ये वोल्टेज को घटाता बढ़ाता है, घटाता बढ़ाता है, जिसके कारण करंट घटता बढ़ता है। आवृत्ति और पावर को नहीं बदलता, आवृत्ति और शक्ति को नहीं बदलता है ट्रांसफार्मर, आवृत्ति और शक्ति को नहीं बदलता है, आवृत्ति और शक्ति को नहीं बदलता है। ये 4 गो लाइन चला फिक्स है ट्रांसफार्मर का। यह केवल एसी पर काम करता है, डीसी दोगे तो जल जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है, वोल्टेज को घटाता बढ़ाता है, आवृत्ति और शक्ति को नहीं बदलता है। ये इतना क्वेश्चन चला फिक्स है जो पूछबे करेगा, एकदम मार दो एक एसी। अब बताओ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बताओ तो तुम्हें किस पर काम करता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जल्दी से बताओ। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है इलेक्ट्रॉन का प्लेट चढ़ाना। इसमें बताओ एसी की डीसी, जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग केवल एसी या केवल डीसी या दोनों? व्हाट इज द आंसर? तुझे ना देखूं तो हम लोग तो चला पुराना गाना सुनने के शौकीन आदमी हैं। जल्दी बताओ, जल्दी बता। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में चला केवल डीसी का प्रयोग करते हैं, एसी का प्रयोग नहीं करते। ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर काम करता है, वोल्टेज को घटाता बढ़ाता है, आवृत्ति और शक्ति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता। अगला पता चला ये क्या हो जाएगा आंसर? व्हाट इज द आंसर? दी गई अभिक्रिया जो है, ये जो दी गई अभिक्रिया किसका एक उदाहरण है? जल्दी बता। ये चला सबको पता होगा, रिडक्शन अभिक्रिया। रिडक्शन अभिक्रिया में क्या होगा चला? ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ऑक्सीजन क्या करेगा? माइनस करेगा, हाइड्रोजन को प्लस करेगा। दोहरी विस्थापन अभिक्रिया होती है, जब ए बी सी डी से अभिक्रिया करेगा तो ए सी या प्लस बी डी बना देगा। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है जब ऑक्सीजन जुड़ता है, जैसे सल्फर ऑक्सीजन को जोड़ेगा और SO2 बना देगा। विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार का होता है, एक एकल अभिक्रिया, एकल विस्थापन, और एक द्विविस्थापन। एकल विस्थापन जब ए बी सी से अभिक्रिया करेगा ए सी प्लस बी बना देगा, और द्विविस्थापन होता है जब ए सी बी डी से अभिक्रिया करेगा और ये बना देगा ए सी या प्लस बी डी। अब बताओ ये कौन सी अभिक्रिया है? बता, दी गई अभिक्रिया किसका उदाहरण है? क्या हो जाएगा आंसर? देखो चला, ये दोहरा विस्थापन नहीं है, खाली यहां से ऑक्सीजन हटा है और इस पर जाकर जुटा है, एकल विस्थापन है। एकल विस्थापन में एकल विस्थापन कहीं देवे नहीं किया है, लेकिन विस्थापन दिया है। तो विस्थापन एकल भी होता है, द्वि भी होता है। तो यहाँ द्वि विस्थापन दे दिया है, तो ये तो होगा नहीं आंसर, ये विस्थापन होगा। इस विस्थापन का मतलब यहाँ सिर्फ एकल विस्थापन से लेंगे आंसर। देख लो, विस्थापन यहाँ दोहरा विस्थापन तो है नहीं, ये ऑक्सीजन इस पर जाकर जुटा है तो ये को विस्थापित है। एकल विस्थापन, एकल विस्थापन कहीं दिया नहीं तो विस्थापन मार देंगे, दोहरा विस्थापन आंसर मारेंगे नहीं आंसर। ला 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 ला। अच्छा, द्विविस्थापन अभिक्रिया में ए बी और सी डी जब अभिक्रिया करेगा तो AC प्लस क्या दे देगा? BD। अच्छा, एगो एग्जांपल हम तुमको देते हैं, अभी तुरंत हम करवा के निकले हैं। बताओ कौन विस्थापन अभिक्रिया है, इसी में से कौन आंसर होगा? एक ऑप्शन था, क्या था? जब Na2SO4 प्लस BaCl2, ये अभिक्रिया जब अभिक्रिया करेगा ये बना देगा BaSO4। बताओ इसी में से कौन आंसर होगा? BaSO4 प्लस NaCl। ये चला अवक्षेप है, और इस अवक्षेप ही कैसा होता है? सफेद, सफेद अवक्षेप है। अगर यही लेड आयोडाइड बनता तो कैसा होता? पीला अवक्षेप होता। बताओ ये कौन सा, ये क्वेश्चन यही है, ऑप्शन इसमें से है, बताओ आंसर क्या होगा? सर जी बीच बीच में गाना गुनगुना दीजिए, बहुत अच्छा लगता है। अब यही सब काम बच गया है, सुबह से चला क्लास लेते हैं। तो हर यूट्यूब पे नहीं लेंगे तो तू कहेगा कि यूट्यूब पे नहीं लिए, तो वो भी ले लेते हैं। सुबह 7 बजे से चला क्लास ले रहे हैं। बताइए आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर?
दी गई अभिक्रिया किसका उदाहरण है? Na2SO4 BaCl2, ये बना दिया BaSO4 प्लस NaCl। देखो ये Ba से यहाँ गया SO4, ये NaCl से अभिक्रिया किया NaCl। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? दोहरा विस्थापन नहीं हो जाएगा रे? ना दोहरा विस्थापन होगा ना ना, इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोहरा विस्थापन। इस क्वेश्चन का होगा एकल विस्थापन। एकल विस्थापन दिया नहीं है तो सिर्फ विस्थापन हो जाएगा। गड़बड़ाना नहीं चलाना तो गड़बड़ हो जाएगा। बता, सोडियम सल्फेट का है तो धुआं छोड़ा देगा। उसी तरीके से बताओ तो ई क्वेश्चन तो तू बना देगा Na2SO4, यही ना? अमोनियम सल्फेट का बताओ सूत्र। अमोनियम सल्फेट का सूत्र बताओ। एक ऑप्शन है NH4SO4 और दूसरा है NH4 हॉल 2SO4। अब बताइए आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? तुझे अपना बनाने की तो और साइंस का ऑफलाइन बैच LP। बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? NH4 हॉल 2SO4 इज द राइट आंसर। 2 नंबर इज द राइट आंसर। NH4SO4 ने मार देना। ये तो धुआं छोड़ा देगा हमारे चलवा। अभी तुरंत बताया स्कर्वी क्या हो जाएगा? विटामिन सी। कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन से किसका निर्माण होता है? उत्तक का। उत्तक की हमेशा ध्यान रखना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक समान होता है, अंग अलग अलग होता है लेकिन उत्तक हमेशा एक समान होता है। सभी उत्तक हमारे शरीर के एक समान है लेकिन उत्तक से जो अंग बनता है वो अलग अलग। ये ध्यान रखना चला, उत्तक एक समान होता है, उत्तक जो है एक समान होता है और अंग जो है ये अलग अलग होता है। अंग जो है ये अलग अलग होता है। उत्तक एक समान होता है और अंग जो है ये अलग अलग होता है। उत्तक एक समान होता है और अंग जो है अलग अलग होता है। उत्तक एक समान होता है और अंग जो है वो क्या होता है? चला अलग अलग होता है। आंसर विटामिन ए से रतौंधी हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल गुड भी होता है, बैड भी होता है। इस समय एकाध गो लॉलीपॉप क्वेश्चन है चला। ओहो, लेकिन ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हमारे शरीर में उत्तक एक समान है लेकिन जो अंग है हमारे वो अलग अलग है। आंसर एक आंसर बता, जल्दी बता चला। ये सब एकदम ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है, दूर दिखाई नहीं दे रहा है मेरी जाने मोहब्बत, तो दूर नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष है मतलब मायोपिया है। अब मायोपिया है मतलब अवतल लेंस लगाना होगा। अवतल लेंस लगाना होगा। अवतल लेंस बोले तो अपसारी लेंस लगाना होगा। कौन लेंस लगाना होगा? अपसारी लेंस। जो दे देगा मार देना। इसी को हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। बता क्या होगा आंसर? बता बता बता। निकट दृष्टि दोष और अवतल लेंस का प्रयोग, सही है ना? आंसर ये एकदम ध्यान से रखना चला। निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया कहते हैं, दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं और ये अवतल लेंस का प्रयोग होता है। और ये अपसारी लेंस होता है। अवतल लेंस क्या होता है? अपसारी। क्यों होता है अपसारी? क्योंकि ये सभी प्रकाश की किरणों को फैला देता है, इसलिए अपसारी होता है। आइए इसका चला एक वीडियो हम साइंस पार्ट 1 जो नॉलेज साइंस पार्ट 1 जो है, साइंस ज्ञान पार्ट 1, उसमें हम ये चीज क्लियर किए हैं। आंसर बता आंसर क्या होगा? निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं, यह अवतल लेंस है और इसी को अपसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। जल्दी से लिख लो। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। दूर दृष्टि दोष को अगर हम बात करें तो उसको हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इनमें से कौन सा तांबे का मुख्य अयस्क है? बता। इचला अयस्क को जरूर याद कर लेना। कौन? चैल्कोपाइराइट। सीडेराइट किसका है? लोहा का। और बॉक्साइट किसका है? एल्युमिनियम का। डोलोमाइट भी किसका है? एल्युमिनियम का। एकदम महावीवीआई पूछवे करेगा, हाईलाइट कर लो। हाँ टॉर्च में। जल्दी बता दो आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? चला प्रीवियस ईयर से आप अपना अंदाजा मत लगाइए कि हमको कितना नंबर आएगा, इसका प्रॉपर ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, बताओ कितना होता है? हिसाब से मारना, सब जगह 1.6 कॉमन दे दिया है। 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन पर
10⁻⁻19 कूलम्ब का ऋण आवेश होता है। एंड द औद्योगिक शक्ति, देखो कल हम बताए थे, आई देखो अभी आ गया, बताओ आंसर क्या होगा। यहां चला किलोवाट भी है, वाट भी है, जूल भी है, अश्व शक्ति भी है। ये क्वेश्चन बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आंसर क्या होगा देख लो। चला, हम बोले थे शक्ति के बारे में, हम एकदम क्लियर कर दिए थे कि इसका SI मात्रक जो है ये वाट है, इसका जो व्यवहारिक मात्रक है, व्यवहारिक मात्रक है वो HP है। और अगर हम बात करें इसका यंत्र की शक्ति, यंत्र की शक्ति या उद्योग की शक्ति का जो मात्रक है वो भी क्या है, HP है, हॉर्स पावर है। लेकिन बहुत बड़े यंत्र की शक्ति अगर दे देगा, बहुत बड़े यंत्र की शक्ति अगर दे देगा, तब हम मारेंगे किलोवाट। अब देखो इसमें सब दे दिया है, बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी बता आंसर क्या होगा। उद्योग की शक्ति, उद्योग की शक्ति या यंत्र की शक्ति क्या हो जाएगा, HP। जबकि देखो ये भी शक्ति का सही मात्रक है, ये शक्ति का मात्रक है, ये भी मात्रक है, लेकिन ये होगा नहीं। जल्दी बताओ आंसर क्या हो जाएगा। SI मात्रक वाट है, व्यवहारिक मात्रक HP है, 1 HP 740 वाट सब जानता है। यंत्र या उद्योग की शक्ति HP हो जाएगा, बहुत बड़े यंत्र की शक्ति किलोवाट हो जाएगा। चला, कभी कभार अगर हो सकता है कभी तबियत खराब रहे या कहीं हम चले जाएं अकस्मात, तो क्लास अगर बंद रहेगी तो टेंशन ना लेना, फिर अगले दिन से, नेक्स्ट डे से ही हम लोग फिर अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। कुछ लोग किलोवाट भी मार देंगे, कुछ वाट भी मार देंगे। क्वेश्चन एकदम समझो कि छोटा है लेकिन जहरीला है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन है जहरीला। चला अगला, एंड द लास्ट वन इज, बता दो जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। कतः दिए गए कथनों A और B में कौन सा सत्य है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल का अनुपातिक, दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग का सीधे अनुपातिक। दो वस्तुएं, देखो चला, गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती होता है और इनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये कह रहा है दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक, एकदम सही है। आयोग कह रहा है दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग का सीधे अनुपातिक, सीधे अनुपातिक नहीं व्युत्क्रमानुपातिक होगा। हिसाब से नहीं मारोगे ना तो दोनों सही है लगेगा आपको, जबकि ये सही है और ये गलत है। आंसर बता, केवल A सत्य है, B क्या है, असत्य। केवल A सत्य है और B क्या है मेरी जान, असत्य है। एकदम ध्यान से देना, द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती, दूरी का व्युत्क्रमानुपाती नहीं है। ये भी एक क्वेश्चन है NCERT का, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपातिक, दूरी का व्युत्क्रमानुपाती नहीं है, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। एकदम ध्यान से मारना चला आंसर। और हम अपना ये जो साइंस का PDF टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, सामने टेलीग्राम का लिंक है। कल फिर मिलेंगे 9:20 में,